समानता के सिद्धांत को जो नहीं मानने वाले लोग हैं, वही संविधान बदलने की बात करते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि न्याय भी मिलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। 1% लोगों की ही नौकरी मिलती है। आज चाहे मान लें कि एससी को हो, एसटी को, सब मिला के मतलब 99% को गरीब रखना है, 1% को अमीर बना देना है। सचमुच में समाज का प्रतिनिधित्व करते तो आज कुछ दूसरा ही स्थिति होती। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आज खास बातचीत करने के लिए आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा के संस्थापक सदस्य हरिकेश्वर राम हमारे बीच मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ही बताएंगे ये क्या चीज़ है आपका संविधान बचाओ मोर्चा? दरअसल ये जो आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा तब अस्तित्व में आया था कि जब आरक्षण और संविधान की अवहेलना हो रही थी और गलत तरीका से संविधान को परिभाषित किया जा रहा था, आरक्षण को परिभाषित किया जा रहा था। तो इसलिए संविधान और आरक्षण को सही ढंग से संविधान के अनुरूप परिभाषित करने के उद्देश्य से ही इसका मान लीजिए कि गठन किया गया। हम लोग उससे काम में बहुत हद तक सफल भी हुए। हाल ही में सर एक बयान आया था प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार एक एक द हिंदू में शायद उनका एक लेख आया था और उन्होंने कहा था संविधान बहुत पुराना हो गया है। तो इस पे क्या विचार है सर? देखिए, संविधान में संशोधन होते रहते हैं, बहुत से संविधान संशोधन हुए भी हैं, लेकिन जो संविधान की जो मूल संरचना है, जो मूल स्ट्रक्चर है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता। उसी के इर्द गिर्द मतलब संविधान को और अच्छा बनाने के लिए कहीं हो सकता है कि मिस्टेक से छूट गया हो, तो उसको अच्छा बनाने के लिए उसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन मूल संरचना के विरोध में, जैसे अभी मान लीजिए मूल संरचना क्या है, मतलब समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्थापना करने का मूल उद्देश्य मान लीजिए, और इसके विपरीत कोई जाता है, समानता के विरुद्ध जाकर कोई समानता के विरुद्ध जाता है और मान लीजिए कोई संविधान संशोधन करना चाहता है, तो वो सही नहीं है, उसको नहीं किया जाना चाहिए, उसका हम लोग विरोध करते तो हैं। पूरा पूरा बदलने की बात कर रहे हैं कि संविधान ही पुराना हो गया तो है। वही ना, इसका मतलब है कि वो जो समानता का सिद्धांत है, समानता के सिद्धांत को जो नहीं मानने वाले लोग हैं, वही संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात नहीं करते हैं। संविधान बदलने, दोनों में अंतर है। संविधान संशोधन तो होते रहते हैं, लेकिन बदलने का जहाँ तक बात है, संविधान बदलने का मतलब जो ब्राह्मणी सिस्टम को स्थापित करना चाहते हैं, जो समानता के सिद्धांत को समझिए कि दरकिनार करना चाहते हैं, वही लोग ये संविधान बदलने की बात करते हैं। उसमें आरएसएस के मान लीजिए कि लोग हैं। आरएसएस के मोहन भागवत 2015 का विधानसभा का जो चुनाव था तो उन्होंने आया था बिहार, तो उन्होंने कहा था कि आरक्षण को समीक्षा किया जाना चाहिए। दूसरी ओर एक हाल ही में एक बयान उन्होंने दिया है कि 2000 वर्षों तक दलितों पिछड़ों के ऊपर फॉरवर्डों ने शासन किया है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 15 में जो उन्होंने कहा कि समीक्षा की बात कही थी, तो समीक्षा का तो होना ही चाहिए। समीक्षा होता भी है। समीक्षा तो जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, हर एक 10 साल पर उसका समीक्षा तो होती ही है। और जब लगता है कि नहीं, इसको और आगे 10 साल बढ़ाने की ज़रूरत है, तो बढ़ा दिया जाता है। उसी तरह से नौकरियों में जो है, वो तो 10 साल पर नहीं, वो तो प्रत्येक नियुक्ति के समय उसकी समीक्षा हो जाती है। नियुक्ति किस में होता है क्या कि रोस्टर क्लियरेंस का मान लीजिए कराने का एक प्रावधान है कि कोई भी नियुक्ति करना है, प्रोन्नति करना है, तो पहले रोस्टर आप क्लियर करा लीजिए। तो रोस्टर क्लियरेंस में ही होता है कि शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड का कितना सीट मान लीजिए कि अवशेष है, कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, तो समीक्षा हो गया। तो जितना खाली है उसी पर नियुक्ति होगा। तो अभी सर क्या है, यूजीसी का एक गाइडलाइन आया है। यूजीसी ये कह रहा है कि जो सीट खाली रह जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उस सीट को भरने के लिए तो ओबीसी का जो सीट खाली रह गया, एडमिशन पूरा नहीं हुआ है, तो नए जो जनरल कैटेगरी बच्चे एडमिशन पाना चाहते हैं तो ओबीसी के सीट पर उनका एडमिशन ले लिया जाना चाहिए। जी। जी, यूजीसी गाइडलाइन है ये। हाँ, ये देखिए, एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि एजुकेशन में जब सेशन चलेगा, तो मान लें कि वो सेशन में कोई नहीं आया तो नहीं आया, नहीं आया, जो आज नहीं, जो उपलब्ध है तो उसको लेकर अपना काम चलाता है आदमी। उसमें बैकलॉग का बात नहीं चलता है। प्रोफेसर में नियुक्ति में उस समय चलेगा, लेकिन स्टूडेंट वाला में नहीं चलेगा। जितना स्टूडेंट आया उतना ले लिया, जब नहीं आया तो उसके बदले में दूसरा के लेकर उतना सीट खाली नहीं रखा, अब दूसरे को दे दिया। तो वहाँ पर नहीं है। लेकिन नौकरी में आप जाइएगा तो जब भी नियुक्ति होगा,
चूँकि वैकेंसी कितना रह गया, खाली कितना रह गया, कितना भरा हुआ है, जितना खाली है उतना अलग से वैकेंसी निकाल के आप करिए। सर आरक्षण का मतलब यही है कि सामाजिक बराबरी, रिप्रेजेंटेशन। तो विश्वविद्यालय में इसकी प्रेजेंटेशन कहाँ दिखेगी? तब वो भर दिया जाएगा दूसरे सोसाइटी के लोगों के द्वारा। तो तब न भरा जाएगा जब आपके लोग नहीं रहेंगे। आपके लोग जब नहीं रहेंगे तब न भरा जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि आपके रहते हुए भी दूसरे को भर दिया जाएगा। अगर आपके रहते हुए भी दूसरा को भर दिया जा रहा है तो ये तो बेईमानी हो गया, ये तो बदमाशी हो गया। तो इसलिए अगर आप नहीं हैं, SC ST के लोग उपलब्ध अगर नहीं है, तब अगर दूसरे को भरता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी होता है, नौकरी में भी होता है। जैसे नौकरी में मान लीजिए कि जिस योग्यता हमको चाहिए और उस योग्यता वाले अगर SC ST के लोग नहीं मिलते हैं तो सीट खाली रह जाता है। लेकिन फिर उसमें प्रक्रिया है कि 3 कंसेक्वेंशियल मान लीजिए कि साल में 3 बार वैकेंसी निकलेगा। ना कि के साल में 3 बार नहीं, 3 बार 3 साल में। और उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसको डी रिजर्व करके जनरल को दे दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए कि काम तो चलाना है ना, दे दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब कैंडिडेट उपलब्ध हो जाएंगे तो उनसे काट के जितना उनको सीट दिया हुआ है उतना सीट काट के फिर इनको दे दिया जाएगा। तो वही बैकलॉग कहलाता है। ठीक है, तो नौकरी में व्यवस्था है बैकलॉग का, एजुकेशन में उसमें बैकलॉग की व्यवस्था नहीं है। सर ये लेटरल एंट्री जो आया है इस पे क्या विचार है आपका? देखिए, लेटरल एंट्री का सीधा सा मतलब है कि वर्चस्व की बात हो रही है। चूँकि सरकार जिसको चाहे उसको मान लीजिए कि लेटरल एंट्री के माध्यम से कर ले। ठीक है, और मान लीजिए कि जो कार्यपालिका में जो आप देख रहे हैं स्थिति है कि 50% मान लीजिए कि रिजर्वेशन है, 50% रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि OBC के लोग 10% गैर रिजर्व सीट पर जा रहे थे मेरिट के आधार पर। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए गरीबी के नाम पर 10% आरक्षण कर दिया गया, इसलिए कि ताकि EWS जो दिया गया इसलिए कि ताकि OBC के लोग जो है 10% कम हो जाए और रिजर्व कैटेगरी के लोग एक तरह से 50 के विदिन ही रहे, 50 से ऊपर किसी कीमत पर नहीं जाए। और उसको और 50 से ऊपर करने के लिए लेटरल एंट्री का ऊपर से व्यवस्था कर दिया गया ताकि उनका हमेशा वर्चस्व रहे कार्यपालिका में। जो चाहेंगे मेजोरिटी के आधार पर, लोकतंत्र है उसके आधार पर जो चाहे जो अपना करे। लेकिन कहा जा रहा है EWS जो है 7 कैटेगरी में गरीब लोग होते हैं, तो इनको गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है सर? तो क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है क्या? रिजर्वेशन जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है कि आपको गरीबी उन्मूलन के लिए दे रहे हैं? गरीबी उन्मूलन के लिए दूसरा कार्यक्रम है ना। गरीबी उन्मूलन के लिए तो बहुत दूसरा कार्यक्रम है। तो मान लीजिए कि इसमें आप गरीबी उन्मूलन के रूप में अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो कितने लोगों को नौकरी देते हैं? कितने % लोगों को नौकरी है? अब बताइए। 1% लोगों की ही नौकरी मिलती है। आज चाहे मान लें कि SC को हो, ST को, सब मिला के है। तो उसी करस्पॉन्डिंग शेड्यूल कास्ट का भी मान लें कि 1% का होगा, उसी करस्पॉन्डिंग मान लें कि सबका पॉपुलेशन का 1% होगा, तो 99% लोग क्या करेंगे? मतलब 99% को गरीब रखना है, 1% को अमीर बना देना है। रिजर्वेशन उसके लिए नहीं ना है। रिजर्वेशन तो इसलिए है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व है ना, समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ जाएगा। तो कौन समाज? जो समाज सामान्य परिस्थिति जनता का शिकार रहा है तो एक समाज हुआ, डिफरेंट परिस्थिति जनता का डिफरेंट समाज हुआ। तो हर एक डिफरेंट समाज से वहाँ प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है। आर्थिक उन्नति के लिए तो नहीं है ना, आर्थिक उन्नति के लिए तो दूसरी व्यवस्था है। सर अगर EWS अगर खराब होता, ये पॉलिसी खराब होती, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्या वहाँ वर्चस्व की बात नहीं हो रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है ना कि 1993 के पहले जो वहाँ कोलिजियम सिस्टम नहीं था। कोलिजियम सिस्टम कब आया? आप देखेंगे कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुआ 90 में, फिर कोर्ट में चला गया और 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तो लोगों को लगा कि अब तो विधायिका में OBC का वर्चस्व हो जाएगा, राजनीति में OBC आ जाएगा, SC ST OBC का वर्चस्व हो जाएगा। तब तो ये लोग अपने हिसाब से जज को नियुक्त भी करने लगेंगे। तो उसको रोकने के लिए कि ताकि उसका इंटरफेरेंस कम हो जाए, तो नरसिम्हा राव सरकार में जो है उस समय कोलिजियम सिस्टम ईजाद हुआ। मतलब जो 5 जो सीनियर जज हैं
वही नियुक्त करेंगे, कौन जज होगा, नहीं होगा। नतीजा क्या हुआ कि आज तक 200 परिवार ही के लोग जज बने। तो जिस मानसिकता के लोग जज रहेंगे उसी मानसिकता के तहत न न्याय प्रदान करेंगे। इसलिए आप देखिएगा कि न्याय भी मिलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। आप तो सर न्यायालय पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, एकदम एकदम निश्चित कोलिजियम सिस्टम पर मतलब होगा ना, क्योंकि देखिए वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं ना है। तो जहाँ प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है उसके साथ अन्याय होने से कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा। अगर मान लीजिए कि किसी पद पर अगर मान लीजिए कि किसी खास जाति को बैठा दिया जाए, अगर टोटल के टोटल अगर मान लीजिए कि यादव को बैठा दिया जाए, तो किसी के साथ न्याय करेगा वो? नहीं करेगा ना। शेड्यूल कास्ट में चमार को बैठा दीजिए या दूसरा को बैठा दीजिए, नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सीमित है ना। जिस विचारधारा से आया है, जिस परिस्थिति जनता का शिकार होकर आया है, तो उसका तो उतना ही माइंड है ना, दूसरे के बारे में सोचेगा ही नहीं। इसी तरह से जो प्रतिनिधित्व के संविधान में व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, वो सोच समझ कर किया है ना। ये हर एक वर्ग के लोग वहाँ रहे ताकि कोई वर्ग किसी के साथ अन्याय नहीं करे, और खासकर संस्थागत अन्याय नहीं हो, वहाँ से अन्याय नहीं हो। लेकिन कहा जा रहा है अंबेडकर जी बोले हैं कि 10 साल में इसको खत्म कर देना चाहिए था आरक्षण को। ये बात लोगों के मन में चल रहे हैं। हाँ। इसको आप कैसे क्लियर करेंगे सर, कैसे समझाएंगे? नहीं नहीं, 10 साल के लिए खत्म करने का कहाँ था। अच्छा। उसमें ये था कि 10-10 साल पर रिव्यू करना है, कि रिव्यू करना है कि जो आप रिजर्वेशन दिए उससे समाज कितना इफेक्टिव हुआ, और उसका मान लीजिए क्या दूरगामी असर मान लीजिए कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जब समीक्षा होती है तो समीक्षा में ये देखा जाता है कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोग कितने जनरल सीट पर जीत कर आए, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए भी 10 साल का समय सीमा था। तो अगर देखा जाएगा कि भाई एक भी आदमी रिजर्व कैटेगरी छोड़ के जनरल कैटेगरी से जीत के नहीं आया, अब बताइए कि अगर रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो एक भी प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का। तो प्रतिनिधित्व बरकरार रहे, सबसे बेस्ट पोजीशन है कि बिना रिजर्वेशन के हो जाए। अगर बिना रिजर्वेशन के नहीं हो पा रहा तब रिजर्वेशन की जरूरत पड़ता है। तो चूंकि वहाँ देखा गया जा रहा है कि भाई बिना रिजर्वेशन का तो एक भी सीट फुलफिल हो ही नहीं रहा है, वो जीत के आ ही नहीं पा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में फिर अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये मान लीजिए। ये भी कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन तो केवल चिराग पासवान के परिवार को मिल रहा है, SC का जो SC का रिजर्वेशन है, और इस साइड में OBC का रिजर्वेशन तो केवल लालू जी का परिवार को मिल रहा है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर? कहीं लिखा हुआ है कि लालू का रिजर्वेशन है? रामविलास पासवान को रिजर्वेशन है? कहीं लिखा हुआ है? कहीं संविधान में है कि ये रिजर्वेशन रामविलास पासवान के लिए रहेगा, ये लालू यादव के लिए रहेगा? रिजर्वेशन तो नहीं है। लेकिन चूंकि परिस्थिति जो मान लीजिए कि उत्पन्न हो रही है, तो परिस्थिति का लाभ उनको अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो जो लाभ उठाने की स्थिति में है वो लाभ उठा रहे हैं, जो लाभ उठाने की स्थिति में नहीं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामविलास पासवान के मान लीजिए कि बाल बच्चा आगे बढ़ेंगे, दूसरे लोग भी आगे बढ़े हैं, दूसरे लोग भी आगे बढ़े हैं। पहले रामविलास पासवान खुद क्या थे, वो उनके बाबूजी थे क्या महामंत्री, उनके बाबूजी थे क्या पॉलिटिकल में, अपने से बने वो। तो उसी तरह से और भी दूसरे लोग, जैसे जीतन मांझी है, कैसे बन गए वो? रामविलास पासवान का मान लीजिए परिवार होगा, लालू जी है, लालू जी के अलावा और भी बहुत सा यादव लोग हैं। अब तो ये लोग डेवलप हो गए ना, तो इन लोगों को रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। रिजर्वेशन क्यों छोड़ देना चाहिए? मतलब किसी को आप रोक दीजिएगा? रिजर्वेशन किसी को आप क्या करिएगा? तुमको किसी को आप डिस्क्रिमिनेशन करने का पावर आपको है, अब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ना। जैसे रिजर्वेशन दिया हुआ भी है, जैसे मान लीजिए 50%, तो थोड़े मान लीजिए कह दिया कि अब जनरल नहीं आवेगा। जनरल अगर बहुत आगे है तो जनरल को आप जीरो कर दीजिए, उनको पावर खत्म कर दीजिए कि आपको नौकरी में नहीं जाना है। आज ऐसा कर सकते हैं क्या? आप बहुत आगे थे, आपके कारण और लोगों का रिजर्वेशन हुआ, तो कोई कहता है, कहीं आवाज़ आती है कि जनरल कैटेगरी के लोगों का नौकरी छोड़ देना चाहिए, नौकरी की तरफ नहीं तकना चाहिए, राजनीति में उनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मालिक बहुत आगे बढ़ चुके हैं? कोई कहता है क्या? नहीं कहता है ना। तो मालिक इन लोगों के लिए क्यों मालिक कहता है? तो इसलिए आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि उसको स्कोप आप कम कर सकते हैं कि ठीक है आप मान लीजिए कि जितना सीट है उतना ही लीजिए, लेकिन ये नहीं कहेगा कि आप मत आइए, जीरो हो जाइए, ये आप नहीं कर सकते हैं। ये कहना मान लीजिए किसी के साथ अन्याय हो जाएगा ना। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जिसको रिजर्वेशन मिलता है उनका जो क्वालिटी ऑफ होता है उस पर थोड़ा कम होता है। इसको कैसे समझाएंगे कि क्वालिटी कैसे कम हो जाता है?
अच्छा सुनिए ना, कोई भी रिजर्वेशन के थ्रू जाए या मान लें कि बिना रिजर्वेशन के जाए, ठीक है, तो उसके क्वालिफिकेशन में कोई अंतर रहता है क्या? किसी का 50 में सिलेक्शन हुआ, किसी का 70 में सिलेक्शन नहीं हुआ। ना, तो उससे कमा 70 नंबर वाले को नहीं ज़्यादा नहीं ज्ञानी होगा फिर। ज़्यादा ज्ञानी कैसे होगा? अगर किसी को 10 नंबर अधिक आ गया तो ज़्यादा ज्ञानी थोड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सबका बराबर नंबर आ जाए तभी आप लीजिएगा। तो जनरल का सबका बराबर नंबर आ जाता है। जनरल का, जैसे मान लीजिए कि जनरल का 50 सीट है, तो जनरल भी तो मान लीजिए कि जो टॉप किया, तो टॉपर को मान लीजिए कि अगर 50 नंबर रहा, तो मान लीजिए कि जो नीचे सबसे नीचे रहा तो 40 नंबर रहा, तो उसमें भी तो 10 नंबर का डिफरेंस हो गया। तो कहिएगा कि उससे कमज़ोर होगा, इसको नहीं लेंगे, हम नहीं ना कहिएगा। तो वही तरह से मान लीजिए कि मेन है कि योग्यता देखना है ना, कि क्वालिफिकेशन उस पद के लिए जितना निर्धारित है मिनिमम उतना वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो नहीं होगा, रिजर्वेशन रहे चाहे जनरल रहे। लेकिन ये कहना, ये तो लोगों को माइंड सेट बनाना और लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए ये है। और ये जो है ना, जहाँ तक वो बोलते हैं कि योग्यता, योग्यता कोई चीज़ है क्या? योग्यता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है क्या? उसके माँ बाप सब पर निर्भर करता है। और बताइए ना, अगर योग को ही लेना था तो अंग्रेजों को क्यों भगाया गया? आपसे तो ज़्यादा योग थे, हैं? आपसे बढ़िया चलाते चलाते ना, योग आदमी थे, तो क्यों भगाए वो? उसी तरह से देश पर सबका अधिकार है ना। योग्यता के नाम पर आप सब हड़प लीजिएगा, तो योग्यता के नाम पर हड़पने का ये लोग साजिश करता है, जिसको देश के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। मौजूदा केंद्र सरकार सर दलितों के साथ कितना न्याय कर पा रही है, इसको बताइए कैसे देख रहे हैं? दलितों के साथ क्या है, नहीं उसको अधिकार कोई नहीं दे रहा। जो संविधान जो कहता है कि सामाजिक न्याय क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसके विरुद्ध मानने की जा रहा है। संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की स्थापना नहीं होने से एससी एसटी ओबीसी समाज को दिक्कत है। और सबसे बड़ा उसमें आड़े कौन आ रहा है? बीजेपी केंद्र सरकार आ रही है। वो संविधान के अनुरूप जो है, ना धर्मनिरपेक्षता को रहने दे रही है, ना सामाजिक न्याय को रहने दे रही है। ये दिक्कत है। बीजेपी तो आदिवासी समाज के लोग को राष्ट्रपति बना दिए हैं। तो राष्ट्रपति बनाने से क्या हो गया? राष्ट्रपति बनाने से क्या, देखिए, राष्ट्रपति बनने से मतलब नहीं है ना, मतलब है कि राष्ट्रपति बना तो किस रूप में गया हो। राष्ट्रपति बन जाना, आचार संख्यानुपात में आपको राज्यसभा में भेज दिया, विधान परिषद में भेज दिया, अभी तो देखने में लगेगा कि बीजेपी सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि एससी एसटी ओबीसी के बारे में सोचती है, इसलिए को प्रतिनिधित्व भी दे रही। लेकिन प्रतिनिधि क्या सक्षम प्रतिनिधित्व है कि अक्षम प्रतिनिधित्व है? वहाँ प्रतिनिधित्व को कुछ करने का मौका है, या मालिक और नौकर का मालिक के संबंध है? निर्णय कुछ लोग लेंगे या निर्णय सब मिलकर लेंगे, ये मान लें कि परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो जब तक सामूहिक निर्णय का पोषण नहीं आएगा तो लोकतंत्र स्थापित कैसे होगा? तो लोकतंत्र के खिलाफ न होगा, हमारा वर्चस्व रहेगा, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, मेरा साथ देते हैं तो नहीं तो भागो, ये मान लें कि पोषण है। वही स्थिति सबको है। आप मान लें कि बीजेपी नहीं, सभी पार्टियों का लोकतंत्र के प्रति यही है, वो अपने आप को राजा मानती है और लोगों को प्रजा मानती है। जबकि लोकतंत्र में वैसा नहीं है। लोकतंत्र में नागरिक है और नागरिक का नौकर जो है, जो चुन के जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसका नौकर के रूप में मालिक है। लेकिन अपने आप को मालिक मान लिया और मान लिया कि लोगों को मान लिया कि हमारा ये नौकर है। यही स्थिति मान की स्थिति है। आज़ादी के बाद दलित का स्थिति आज क्या है, ये बताइए सर। देखिए, आज़ादी के बाद जो भी थोड़ा बहुत में स्थिति में सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आज जो भी लोग पढ़ लिख गए हैं और नौकरी पेशा में आ गए हैं, तो आज बहुत बढ़िया पोजीशन में कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। मतलब 1 से 2% लोग मान लें अच्छे मान लें कि हो गए हैं, लेकिन वो नौकरी के सहारे हो गए हैं, ठीक है। लेकिन समाज को तो उससे लाभ नहीं हुआ ना। अगर ये लोग जो नौकरी में गए थे, जो विधायिका में गए थे, जो MP MLA बने थे, अगर सचमुच में समाज का प्रतिनिधित्व करते तो आज कुछ दूसरा ही स्थिति होती। तो दोनों चीज़ है, या तो आपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं किया, सक्षम प्रतिनिधित्व नहीं किया, या तो आपको सक्षम प्रतिनिधित्व करने नहीं दिया गया। जो सत्ता पक्ष के लोग थे, आपको सिर्फ नाम गिनाने के लिए रहे, संख्या गिनाने के लिए रखे, और आपको कोई पावर नहीं दिया, आपको पावरलेस बना के रखा, जिसके चलते समाज के मालिक का अन्याय बढ़ते चला गया और समाज को कोई खास लाभ नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे थे जनबोल न्यूज़।
इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखे हैं और बहुत बेबाकी से चीज़ों को बहुत डिटेल करके बताए हैं और आपकी क्या इनके विचारों पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्य